व्यूअर्स। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका शाम की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। आम आदमी पार्टी का गुजरात जोड़ो अभियान शुरू, केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला। हिमाचल प्रदेश मंडी में बादल फटने से मची तबाही, 14 की मौत, 31 लापता। आदित्य ठाकरे का आरोप, सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान भटका रही है। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आम आदमी पार्टी ने शुरू किया गुजरात जोड़ो अभियान, हर घर तक पहुंचेगी पार्टी। अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीते 30 वर्षों के शासन में राज्य बुरी तरह विफल हुआ है। हाल ही में सूरत में आई भयंकर बाढ़ को उन्होंने मानव निर्मित आपदा करार देते हुए कहा कि ऐसा 10 साल पहले नहीं होता था। केजरीवाल ने दावा किया कि गुजरात की सड़कों की हालत बेहद खराब है। किसान बीज, बिजली, पानी और खाद के लिए संघर्ष कर रहे हैं और युवा बेरोजगारी व पेपर लीक जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। दिल पर गुजरात के अंदर सड़कों का बुरा हाल है, खेडूतों का बुरा हाल है। उनको बीज नहीं मिल रहे, उनको बिजली नहीं मिल रही, उनको पानी नहीं मिल रहा, उनको खाद नहीं मिल रही। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं किसान। युवाओं का बुरा हाल है, रोज पेपर लीक हो रहे हैं, इनसे पेपर नहीं कराए जाते। रोजगार नहीं है। जिस सरकार के अंदर आधी से ज्यादा भर्तियां खाली पड़ी हैं, जो भर्तियां की जाती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर की जाती हैं, उनको पूरा उनका अधिकार नहीं मिलता, उनका शोषण किया जाता है। कोई ऐसा तबका नहीं है गुजरात के अंदर जो खुश हो। लेकिन उसके बावजूद एक बार बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती आ रही है और उसका केवल और केवल एक ही कारण है कि अभी तक गुजरात के लोगों के पास विकल्प नहीं था। वो कहते थे हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन किसे वोट दें। कांग्रेस, सब लोग जानते हैं कांग्रेस उनकी जेब में है। कांग्रेस को एक तरह से ठेका दिया जाता है हर चुनाव में बीजेपी को जिताने का, और बीजेपी को बहुत अच्छे से जिताती है कांग्रेस। तो कांग्रेस के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं है। लोगों को पता है कि कांग्रेस को वोट दिया, अगर बाई चांस, वैसे तो जीतेगा नहीं, अगर जीत भी गया तो फिर वो बीजेपी में, जीतने के बाद बीजेपी में चला जाएगा। लेकिन अब आम आदमी पार्टी आ गई है। आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में लोग देख रहे हैं। तो विसावदर में जिस तरह से लोगों ने वोट दिया, ये माहौल, ये गुस्सा पूरे गुजरात के अंदर व्याप्त है लोगों का। मैं कई जगह लोगों से मैंने बात की, हर जगह लोगों में इसी तरह का गुस्सा है जिस तरह का गुस्सा विसावदर में देखने को मिला। तो लोगों ने मन बना लिया, पहले 30 साल कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद 30 साल बीजेपी ने राज किया। अब समय का चक्र पूरा घूम गया है। अब बीजेपी का जाने का टाइम आ गया है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और आम आदमी पार्टी अगले 3 साल तक, चुनाव तक लगभग 2.5 साल हैं, 2.5 साल खूब जम के गुजरात के अंदर प्रचार करेगी, घर घर जाएगी। आज से हम लोग गुजरात जोड़ो अभियान शुरू कर रहे हैं। इस गुजरात जोड़ो अभियान के 2 अंग हैं। एक है, एक नंबर आज जारी कर रहे हैं, नंबर है 9512040404। गुजरात के लोगों से अपील है कि आप इस नंबर पे मिस कॉल मार के आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए। आप मिस्ड कॉल मारिए और आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए। और दूसरा तरीका है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक एक घर में जाएंगे। हमारा मकसद है कि अगले चुनाव तक कम से कम गुजरात का एक एक घर 5 बार, कम से कम 5 बार आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का लीडर, हर घर को हम लोग कवर कर लेंगे। आम आदमी पार्टी युवाओं की पार्टी है। कल हम लोग देख रहे थे, लगभग हमारे सारे नेता 40 के नीचे के हैं। तो मैं गुजरात के युवाओं से अपील करना चाहता हूं, खासकर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी में शामिल होइए। जो युवा गुजरात की तरक्की चाहता है, जो युवा भ्रष्टाचार मुक्त गुजरात चाहता है, जो युवा अपने परिवार की तरक्की चाहता है, आम आदमी पार्टी में शामिल हो। और जो युवा, ये एक हवन है, हवन के अंदर अपनी आहुति देना चाहता है, 2 साल दे दो। छुट्टी ले सकते हो, छुट्टी ले लो काम से, जो कर सकते हो, 2 साल दे दो। आप चाहे बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, मैं यहाँ पार्टीबाजी की बात नहीं करने आया। आप अगर गुजरात की तरक्की चाहते हैं, अपनी अपनी पार्टियां छोड़ के सभी युवा आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएं। हम सब लोग मिलके एक हंसता खेलता तरक्की विकास वाला गुजरात। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से भारी तबाही। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचा दी है। मंडी के आयुक्त अपूर्व देवगन के अनुसार सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके दुनांग उपखंड, केरुसुल, गोरार उपखंड और धर्मपुर उपखंड है। अब तक 14 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 31 लोग लापता है। हालांकि प्रशासन ने साफ किया है कि ये आंकड़े अभी अस्थायी है और जैसे जैसे राहत और बचाव कार्य आगे बढ़ेगा, संख्या में बदलाव संभव है। Most affected areas हमारे in the same order are Thunag subdivision, Karso Gohar subdivision and Dharampur subdivisions. And if we talk about the confirmed deaths that have been reported, that is 14 now, and 31 have been reported to be missing so far as per the communication network that is available. And we expect the number to fluctuate a bit in the future. And we are praying that it does not rise a lot. That is the number of missing persons and the number of dead persons. But apart from that, if we talk about the damages, while nearly 154 houses confirmed reports of damages are there, but because our officers and officials are still moving around in the field, and because we yesterday did a survey, aerial survey of the various regions, we expect the number to be much higher, say between 300 to 400 eventually when we move forward, and I'm speaking about the entire district. Similarly, more than 100 cow sheds have been damaged in this. Nearly at least 164 cattle, sheep, goat, etc. population has been has been affected, and the number will of course be higher. As far as connectivity is concerned, the connectivity to Thunag subdivision, particularly Thunag town, from either side is affected, and I think it would be safe to say that has been Thunag Jhanjeli has been the epicenter of the entire damage that has taken place. Also, we are also limit. So how many relief camps are there, and how many do you have a chopper and the team which is deployed like SDRF India? So how many teams are there? So we have nearly 5 teams of about 150 personnel that are currently deployed of the SDRF and NDRF. We have numerous home guards in the field and the fire department in the field who have been working on this. But apart from that, 5 more personnel of the SDRF and nearly 25 personnel of the home guards again has been moved to Thunag. Apart from that, we have a force of about 30 men from the Indian Army, and we are moving that team to Thunag as well to assist in the operations. As far as relief camps go, the idea was that they have to be moved to safe locations and safe government structures where they can be given shelter in this period where the houses need to be repaired, the houses need to be, the muck needs to be taken out, and a lot of other things. So if you talk about those, nearly 357 persons minimum are, and which another figure of 41 persons has been added. So about 400 persons in 6 camps are currently being run across district, mostly in Thunag. And we are trying to cater to all of them. Ration is being moved by air as well with the help of Indian Air Force chopper, and other supplies as well, because when we are talking about the damage, it is everything that families own has been washed away. So the government and the administration, we are moving clothes, we are moving medicines, we are moving fuel supply, anything from slippers to other things, candles for electricity, that is happening. And apart from that, work is going on war footing. Essentially, everyone is in the field. Work is going on a war footing for road connectivity, for electricity connections, for water. So that is going on. It will take some time. We are trying to reach out to every person because roads are really washed away and filled with muck. So it presents a challenge. But the men are up to it, and they are actively working in the field. See the monsoon also. So what is the extreme plan that it will not happen like this time? So do you planning anything like for further time? So essentially, while it cannot be predicted where cloud bursts happen, but whenever there are red alerts,
we get into motion and we move people from the low-lying areas and ask people to, so all the machinery from elected representatives to the administrative machinery, everyone asks people and shifts people away from low-lying areas. So, but as you can see, a lot of it is unpredictable. Even nalas and rivers and streams, which have had a very narrow flow in the last decade, suddenly they are in spate, which has been seen in the last few days. And so that does pose a challenge. We can take preventive measures, so our focus remains on that, and also on relief measures that need to happen afterward. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आदित्य ठाकरे बोले, जनहित से ध्यान भटका रही सरकार। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के दौरान शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने मुंबई में मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने मौजूदा सरकार की नीतियों और विधायकों के रवैये पर सवाल उठाए हैं। ठाकरे ने कहा कि राज्य सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान भटका रही है और विधानसभा से असली सवालों से बच रही है। उन्होंने मुंबई में विकास कार्यों में देरी, बाढ़ प्रबंधक की तैयारियों की लचक और युवाओं के रोजगार जैसे मुद्दों को भी उठाया है। मला वाटतं आपण जो प्रश्न विचारलेला आहे, आपल्याला माहिती आहे की गेले 5 वर्ष अनेक लोक बदनामीचा प्रयत्न करत होते, ठराविक लोक, तेव्हाही त्याच्यावर काही बोललो नाही आणि आजही मला बोलायचं नाही आहे, कारण ज्या विषयाची दूर संबंध आणि ज्या विषयाची मला माहितीही नाही आहे त्याच्यावर बोलून काही उपयोग नाही। पण आज आपल्यासमोर एक महत्त्वाचा विषय आणतो मी। आज जो हाऊसमध्ये मी विषय मांडला तो म्हणजे सगळे जे ससून डॉकच्या परिसरात अनेक आपले कोळी बांधव आहेत, मत्स्य व्यवसाय करणारे, पॅकेजिंग असेल, फ्रीजिंग असेल, ह्या सगळे इंडस्ट्रीमधले लोक आहेत, त्यांना कुठे ना कुठेतरी MBPT कडून एविक्शन नोटीस आलेली आहे। तसं पाहायला गेलं तर हा वाद MBPT आणि MFDC मध्ये, म्हणजे महाराष्ट्र फिशरीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनमध्ये, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमध्ये वाद आहे। पण ह्या वादामुळे आपले कोळी बांधव आणि मग अनेक तिथे लोक आहेत जे मराठी अमराठी असतील, पण महाराष्ट्रात असतील, मुंबईत असतील, जे इथे असून हा व्यवसाय करत आहेत आणि रेव्हेन्यू हा मुंबईला मिळत आहे, महाराष्ट्राला मिळत आहे, त्यांना त्या जागेतून काढण्याचा प्रयत्न आता MBPT कडून होत आहे। आंदोलन सुरू आहे, सगळे ते रस्त्यावर आलेले आहेत, पण आम्ही हाच प्रयत्न करतोय की सरकारने, राज्य सरकारने ह्याच्यात येऊन हस्तक्षेप करून जे कोळी बांधव तिथून ज्यांना काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे सगळ्यांना तिथे न्याय द्यावा, ही आमची मागणी आहे। आम्हाला पुन्हा एकदा साहेब एक मिनिट दिशा सालियन प्रकरणात थोडं स्पष्टीकरण हवं आहे। खरं तर SITने तो अहवाल जाहीर केलेला बघा, मी त्यावेळी पण सांगितलं होतं की ज्या विषयाशी संबंध नाही त्याच्यावर मी बोलत नाही, आणि अजूनही मी तुम्हाला सांगतो, आज देखील माझी भूमिका हीच आहे की ज्या विषयाची माहिती नाही आणि संबंधच नाही त्याच्यावर कशाला बोलू। आपल्याकडनं हायकोर्टात एक याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे, तो गुन्हा मध्ये आपला म्हणणं ऐकून घेण्यासाठी घरात घुसून एका तरुणीवर बलात्कार केला, तर राज्याची कायदा सुव्यवस्था, ही गोष्ट धक्कादायक आहे। सकाळी मी देखील आपण वाचलं कारण डिलिव्हरी बॉयनी एका, मला वाटतं, घरात घुसून बलात्कार करण्याचा प्रयत्न केला की केला बलात्कार, हे दुर्दैवी आहे। पण तेवढंच राज्यात काय चाललंय ह्याचं हे एक उदाहरण आहे। साधारणपणे आपण पाहतोय अनेक ठिकाणी असे गुन्हे नोंदवले जातात, काही ठिकाणी नोंदवली जात नसतील, माहीत नाही मला, पण ह्याच्यावर कडक कारवाई ही जी अपेक्षित आहे ती बघायला मिळाली पाहिजे आणि ही आमची मागणी आहे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। EOL वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध पर रोक की मांग, दिल्ली सरकार ने CAQM को लिखा पत्र। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधक आयोग को पत्र लिखकर राजधानी में एंड ऑफ लाइफ यानी EOL वाहनों को ईंधन देने के रोक के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। सिरसा ने कहा कि इस आदेश को लागू करने में गंभीर तकनीकी चुनौतियां हैं। उन्होंने बताया कि जिन पेट्रोल पंपों पर ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं, वे सिस्टम अभी पूरी तरह मजबूत नहीं है। उनको ये जानकारी दी है कि जो ये ANPR कैमरे लगाए थे, CAQM के चेयरमैन साहब को हमने अभी चिट्ठी लिखकर ये जानकारी दी है। उनको हमने बताया कि जो ANPR कैमरेस लगाए हैं ये रोबोट सिस्टम नहीं है, अभी तक इनके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मैं बताना चाहता हूं पढ़कर। While the automated number plate recognition system cameras have been installed at most of the fuel stations, the system lacks the requisite robustness required for such crucial system. Some of them they are crucial issues related to technological glitch, camera placement, sensors not working, speakers manipulation. ये स्पीकर्स भी मैनिपुलेटेड हैं, ये भी कोई चल नहीं रहे, कोई बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा, ये माल फंक्शन एक अलग से है।
इसके साथ ही सेंसर्स की प्लेसमेंट, ये सब चैलेंजेस हैं। इसके साथ साथ ये इंटीग्रेटेड भी नहीं है, एनसीआर के डेटा के साथ अभी तक इंटीग्रेटेड भी नहीं हो पाए। इसके साथ साथ एंड ऑफ लाइफ राइफल्स जो है, इसमें एक और चैलेंज आ रहा है हमें, वो है कि एचएसपी जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स हैं, इनमें से भी जो जिन पे नहीं है उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। पेट्रोल पंपों पे झगड़ा हो रहा है कि भाई ये भी 10 साल से पुरानी गाड़ी है, तुम इसको क्यों नहीं छेड़ रहे। तो ये एक नई बीमारी वहां पर खड़ी हो गई, क्योंकि जो HSRP प्लेट्स नहीं है उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। इसके साथ ही इसमें एरर्स भी आ रहे हैं और इसकी इंप्लीमेंटेशन में दिक्कतें और चैलेंजेस भी हैं। हमने ये भी बताया कि किस तरह से गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद और बाकी एनसीआर के अंदर भी ऐसा कोई कानून अभी तक लागू नहीं हुआ। अगर कोई दिल्ली में नहीं फ्यूल मिलेगा तो उसको जाके गुड़गांव में, फरीदाबाद से ले लेगा। तो इसका लाभ कैसे होगा? इसका लाभ तभी होगा जब इसको रोबोस्ट सिस्टम किया जाए और सारी जगह पे बराबर किया जाए। हमने बताया कि दिल्ली की सरकार पोल्यूशन के लिए बहुत तेजी से कदम उठाए हैं, डस्ट मिटिगेशन के कदम उठाए हैं, फ्यूल पोल्यूशन के लिए हमने काम किया है, हमने PM 2.5 को कम करने के लिए काम किया है। हमने बताया कि किस तरह से दिल्ली की सरकार इस साल 70 लाख से ज्यादा पेड़ लगाने जा रही है। हमने बताया कि किस तरह से PUC जो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है, उसको हम और मुस्तैदी से जानकारी ले रहे हैं, थर्ड पार्टी उसकी जानकारी लेके। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिशा सालियान केस में नया खुलासा, पिता के वकील ने उठाए पुलिस पर सवाल। मुंबई में दिशा सालियान मौत के मामले में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। पीड़िता के पिता सतीश सालियान के वकील एडवोकेट नीलेश सीज ओझा ने मुंबई पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ओझा के मुताबिक कोर्ट में इस केस की अंतिम सुनवाई की तारीख 16 जुलाई तय की गई है। उन्होंने बताया कि सतीश सालियान ने 25 मार्च 2025 को आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने इससे पहले पिछले साल किए गए बयानों के आधार पर ही क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही महाराष्ट्र पुलिस के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पर सवाल उठा चुका है और उसे गैर महत्वपूर्ण करार दे चुका है। ओझा ने दावा किया कि उन्होंने PIA शैलेश और सरकारी वकील के खिलाफ भी कार्यवाही की अपील की है, जिस पर सुनवाई अभी 16 जुलाई को होगी। कुछ बातें पुलिस ने कल अदालत में रखी। पहली चीज ये है कि रिपोर्ट कल नहीं गई है, रिपोर्ट 17 जून को हाईकोर्ट में सबमिट हुई है और सिर्फ रिपोर्ट 17 जून को, मतलब रिपोर्ट मतलब एफिडेविट, सीनियर PI मालवनी शैलेंद्र नगरकर, वो रिपोर्ट झूठी और गलत है, इसलिए उसी PI को और सरकारी वकील को कस्टडी में लेकर प्रोसिक्यूशन के लिए हमारा अर्जी गया है। वो भी कल हियरिंग को था। तो ये लोग आधी न्यूज चला रहे हैं कि ये उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया। तो अभी मैं आपको दोनों चीजें एक्सप्लेन करता हूं। कल क्या हुआ पहले शॉर्ट में वो बताता हूं। कोर्ट कल जब विषय आया तो सरकारी वकील ने कहा कि वो एफिडेविट दे दिया शैलेंद्र नगरकर का। मैंने कहा कोर्ट को कि आप 30 अप्रैल की ऑर्डर देख लीजिए, उसमें डायरेक्शन था चीफ सेक्रेटरी, रिस्पोंडेंट नंबर 1 मतलब चीफ सेक्रेटरी, वो रिप्लाई दे। कोर्ट ने चेक किया, बोले हाँ रिस्पोंडेंट नंबर 1 और रिस्पोंडेंट नंबर 1 चीफ सेक्रेटरी है। फिर कोर्ट ने चेक किया खुद होके, बोला इसमें जितने रिस्पोंडेंट है उसमें ये शैलेंद्र नगरकर तो है ही नहीं, सीनियर PI मालवनी रिस्पोंडेंट ही नहीं है, फिर इन्होंने एफिडेविट कैसा दिया? चुप, कोई जवाब ही नहीं। बोले तीसरी चीज, आपने हाईकोर्ट के ऑर्डर कंप्लाई नहीं किया, चीफ सेक्रेटरी का जवाब ही नहीं है, कोई जवाब नहीं। तीसरा क्रूशियल सवाल पूछा कोर्ट ने, आप ये बताइए कि चीफ सेक्रेटरी ने ऑथोराइज किया है क्या शैलेंद्र नगरकर को, सीनियर PI मालवनी को, कि हमारे भी आप एफिडेविट दो? बोले ऐसा कोई ऑथोराइजेशन नहीं। बोले फिर कोर्ट थोड़ा सा गुस्से में टाइप आ गया। कोर्ट ने बोला चलो छोड़ो उस सब चीज को, अभी आर्गूमेंट को तैयार है क्या? मतलब अभी आर्गूमेंट लो, मैं अभी फाइनल डिसाइड करता हूँ केस को। वो बोले नहीं सर, हमको टाइम दो, ये 2-3 हफ्ते। बोले 3 वीक नहीं, 2 वीक का टाइम देता हूँ, अगले डेट के पहले पूरे इंस्ट्रक्शन क्या रिकॉर्ड है सब आपका क्लियर करके आओ, उस दिन फाइनल हियरिंग होगा। तो 16 जुलाई अभी रखा है। अब आते हैं मुद्दे पे कि उसके एफिडेविट में क्या है। शैलेंद्र नगरकर अपने एफिडेविट में लिखते हैं कि जो पहले का जो क्लोजर रिपोर्ट था एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का, उसको हमने चेक कर लिया, उसके अलावा हमको ऐसा कुछ मिला नहीं है। और सबसे बड़ा जोक,
इस केस में 25 मार्च 2025 को कंप्लेंट दिया। किसने? सतीश सालियान जी ने। वो कंप्लेंट का इन्वेस्टिगेशन ये कह रहा है कि हमने पिछले साल जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए थे उसके आधार पे हमने एक क्लोजर रिपोर्ट बनाया है। अब ये हो गया उसके झूठ का ये, उसमें नीतीश राणे जी का स्टेटमेंट नहीं है। हमने जो विटनेस की लिस्ट दी है उसका स्टेटमेंट नहीं है। हमको पूछा नहीं है, छोड़ दो। सुप्रीम कोर्ट ने इसी महाराष्ट्र पुलिस का और मुंबई पुलिस के बारे में ऐसे ही केस में इनके ऊपर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ भी कहो, आपका एडीआर का जो रिपोर्ट जो एसआईटी कर रही है 174 सीआरपीसी, वो कुछ भी कहो कि इसमें मर्डर नहीं होता है, इसमें रेप नहीं होता है, उस रिपोर्ट को कोई वैल्यू नहीं है। मतलब उसको कचरे के डब्बे में डालो, उसका कोई वैल्यू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केस में जब कंप्लेंट आती है कि मर्डर हुआ है या गैंगरेप से सीरियस कॉग्निजेबल ऑफेंस का कंप्लेंट आता है, आपका रिपोर्ट कुछ भी कहे, पोस्टमार्टम कुछ भी कहे, आपको एफआईआर रजिस्टर्ड करना मैंडेटरी है। तो वो जो केस लॉ है वो बाइंडिंग है महाराष्ट्र पुलिस को, महाराष्ट्र के लिए ज्यादा बट पूरे इंडिया के पुलिस को बाइंडिंग है। लेटेस्ट में मई 2025 में भी सुप्रीम कोर्ट ने वैसा ही जजमेंट दिया है। अक्षय शिंदे के केस में भी वैसा ही जजमेंट दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने, उस केस लॉ को रिलाई करके। तो इसलिए ये इन्होंने एग्रावेटेड कंटेम्प्ट किया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप वो रिपोर्ट पे रिलाई नहीं कर सकते, तो रिपोर्ट पे रिलाई कौन कर रहा है? ये पीआई नगरकर और ये तुम्हारा सरकारी वकील वैसी रिपोर्ट बना रहा है, और कुछ आधे नॉलेज वाले पत्रकार। तो ये जो है ये कंटेम्प्ट है और अपने पद का दुरुपयोग, पुलिस यंत्रणा का दुरुपयोग आरोपी को बचाने के लिए करना, ये आईपीसी 409 में उम्र कैद की सजा का ऑफेंस है। तो उसके ऊपर में पीआई नगरकर और सरकारी वकील दोनों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए हमने अर्जी दाखिल किया है, और कल वो भी हियरिंग को था, उसको अभी कोर्ट ने एडजॉर्न किया है 16 तारीख के लिए। यानी ये एक लाइन में माना जाए कि मालवनी पुलिस स्टेशन के जो सीनियर अधिकारी हैं, जो इस मामले की शुरुआत में जांच कर रहे थे जब हादसा हुआ था दिशा सालियान का, तो उन्होंने जो पुरानी रिपोर्ट बनाई थी वही रिपोर्ट जो है इस बार भी कोर्ट में पेश किया है। हाँ, उसने लिखा है कि हम उसी से सहमत है, मतलब उसी रिपोर्ट से हम कॉन्करेंस में है हमारा, वही किया है इन शॉर्ट। हाँ, यस। और उनके इस एफिडेविट को क्या हाई कोर्ट ने माना? कोर्ट की तरफ से क्या? नहीं, कोर्ट ने बोला नहीं ये हाईकोर्ट देने वाला एक। और मुझे इतना बताइए, अगर वो माना रहता और उसमें दम रहता तो कल आदित्य ठाकरे आए थे इंटरवेंशन एप्लीकेशन लेके, उनको जरूरत थी आने की, तो उन्होंने भी इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाया है। और आदित्य ठाकरे तो इस नगर करके 4 कदम आगे गए। उन्होंने कल एफिडेविट पे लिखा कि सीबीआई ने मुझे क्लीन चिट दे दिया है दिशा सालियान के मर्डर और गैंगरेप केस में। अभी सीबीआई ने लिखित में दिया है उनके वेबसाइट पे कि दिशा सालियान के केस हमने कभी इन्वेस्टिगेट ही नहीं की है, और ये जो कह रहे हैं कि सीबीआई ने इनको क्लीन चिट दिया है, ये झूठी न्यूज है, ये सीबीआई ने कह दिया, तो उनका एफिडेविट झूठा हो गया। एक दूसरा, उन्होंने और एक एक्स्ट्रा बात लिखी। उन्होंने कहा कि दिशा सालियान के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेके केस क्लोज कर दिया है, तो हाईकोर्ट अब कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। तो हमने कहा हमने उनको कस्टडी में लेने का अर्जी लगाया है, आदित्य ठाकरे और उनके वकील दोनों का प्रोसिक्यूशन का अर्जी लगाया। तो हमने कहा आप अच्छा बता दीजिए, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, आप केस नंबर ऑर्डर दे दीजिए ना कहाँ है तो। और जो अगर आपके दूसरे कोई पाकिस्तान या तालिबान के सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया होगा वो इंडिया में लागू नहीं है। तो ये जो झूठा कहा है ये, इसके बाद में तीसरा झूठ, उन्होंने कहा है कि मैं एमएलए नहीं हूं। उनके एफिडेविट में उन्होंने लिखा है मैं बिजनेसमैन हूं और सोशल वर्कर हूं। और एमएलए का पद क्यों छुपाया पता है क्या? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, एमएलए और एमपी के खिलाफ का केस रहेगा वो फास्ट ट्रैक पे और स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होंगी, तो उससे बचने के लिए इन्होंने उनका पद छुपाया एफिडेविट में। तीसरा, उनका डेट ऑफ जो एज है, एज लिखा है 28, बल्कि उनके ही पुराने एफिडेविट के हिसाब से आज उनका एज 35 है। तो उसमें जो चर्चा चल रही थी, जो न्यूज में आया है
कि रामदास कदम जी ने जो आरोप लगाए है कि ये दिशा सालियान के केस के अरेस्ट में बचने से लिए उन्होंने एक अघोरी बाबा को तांत्रिक को बुलाया था हैदराबाद से, तो उसके कहने पे क्या क्या हुआ, 5 दिन पूजा 7 दिन पूजा चली, तो उसमें मीडिया में जो चर्चा है कि उसके कहने पे ये किया गया कि ये एफिडेविट में एज ऐसी लिखना कि जिसका टोटल 10 आना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने 28 एज ये झूठा लिखा है। तो ये ऐसा सब जो झूठ किया है। अब इसके अलावा एक लाइन में और एक बात बताना है। कल मैंने कोर्ट को बोला, मैंने कहा सर ये इंटरवेंशन बोल रहे हैं ना, मैं अब भी आर्गूमेंट के लिए तैयार हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और आपको याद होगा ममता बनर्जी के भांजे ने भी उनके खिलाफ के केस में ऐसा ही हस्तक्षेप अर्जी लगाया था। उसको कोर्ट ने बोला आरोपी कैसा क्या बोलेगा कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी और उसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बोलने का, एफआईआर रजिस्टर करना नहीं करना कोर्ट और कंप्लेंट के बीच में है, तुम आए कैसा केस में। तो 50 लाख रुपए कॉस्ट लगाया था उस पर अभिषेक बनर्जी पे, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया। हमने कहा कि ये कानून होते हुए फिर से इन्होंने अर्जी लगाया, तो इनके ऊपर कॉस्ट भी लगाइए, इनको प्रोसिक्यूट कीजिए, वकील का सनद रद्द करने के लिए बार काउंसिल को भेजिए, कंटेम्प्ट वगैरह सारा हमने डिमांड किया है। कल इस केस में खास तौर पे बात करें लीगली कहाँ तक मामला चल पड़ा है, क्या क्या हुआ है, क्या कोर्ट ने जो सरकार से जवाब फाइल करने के लिए कहा था वो उन्होंने दाखिल किया है, कहाँ तक लीगल प्रोसेस? हाँ, ये कॉमन मैन को सब यही सवाल है, एकदम राइट सवाल पूछे आप। अभी स्टेज बहुत अच्छी आ गई है, क्रूशियल पे आ गई है। अभी ये क्या कह रहा है वो क्या कह रहा है से बेहतर आप कोर्ट फाइनल डिसाइड करने की स्टेज में आ चुका है। दूसरा, अभी कहां तक निकल पड़ा है अगर बोलेंगे तो हमने तो कई कंसिडरेबल एविडेंस कोर्ट में दे रखे हैं। 16 तारीख को हम कुछ वीडियो कोर्ट में दिखाने वाले, वो मैं बताऊंगा नहीं क्या दिखा रहे नहीं तो, हाँ, लेकिन दिखाने वाले कुछ वीडियो कोर्ट में। हमारा प्लान है पूरा, विटनेस क्या है क्या नहीं, कुछ चीजें वो भी 10% ही दिखाएंगे, बहुत कुछ है। वो जॉली एलएलबी में कैसा बोलता है ना कि उनके नाम डिस्क्लोज कर देंगे तो फिर गवाह जिंदा ही नहीं बचेंगे फिर, तो थोड़ी सी चीजें लेंगे, लेकिन जितने एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है फांसी की सजा तक पहुंचाने के लिए सफिशिएंट है इतने लीगली, क्योंकि मैं कह रहा हूं उससे बेटर है कोर्ट क्या कहेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा पहले दिन से हम कह रहे थे विदाउट एफआईआर रजिस्ट्रेशन इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। आपको याद होगा 30 अप्रैल को जस्टिस सारंग कोतवाल ने सेम सवाल पूछा पीपी को, बिना एफआईआर के आप इन्वेस्टिगेशन कैसा कर रहे हो, ये मर्डर और गैंगरेप का केस है। बोले हमें एफिडेविट ही नहीं है, तो अभी चीफ सेक्रेटरी का एफिडेविट है नहीं, और कोर्ट अगर इनका एफिडेविट नहीं भी रहा तो उस दिन हियरिंग लेने वाला है। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, याद है आप सब लोगों ने सवाल पूछा था आदित्य ठाकरे को, और एक बहुत बड़े चैनल पे एक एडिटर ने 1-to-1 एक स्पेसिफिक सवाल पूछा, बोले बाकी सब बातें छोड़ दीजिए। अभी सतीश सालियान हाईकोर्ट में गए, मार्च 2025 की बात बता रहा हूं, बोले ये हाईकोर्ट में गए। आप सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए कि आप दिशा सालियान को जानते हैं कि नहीं। क्या जवाब दिया उन्होंने? मैं जवाब दूंगा ही नहीं। ठीक है। सेकंड सवाल पूछा, बोले क्यों नहीं दूंगा? बोले मैं कोर्ट में जवाब दूंगा। ठीक है। सेकंड सवाल पूछा, उस दिन आपका लोकेशन कहां था? बोले आप कोर्ट हो गया, मैं आपको जवाब दूंगा ही नहीं। और जिस दिन कोर्ट की बारी आई, उसके 3 महीने के बाद में हाईकोर्ट में आके जवाब दाखिल करते हैं एफिडेविट पे 14 जून को, उसमें एक वर्ड नहीं लिखा कि मैं दिशा सालियान को जानता नहीं जानता, मेरा मोबाइल टावर लोकेशन था नहीं था। और हमने जो एविडेंस दिए है ये नारकोटिक्स ब्यूरो की रिपोर्ट है कि इनका मोबाइल टावर लोकेशन वहां था, उसको डिनाई नहीं किया है। उसके बाद में नारकोटिक्स ब्यूरो ने इनके फोन टावर फोन सर्विलेंस पे रखा था, उसमें क्या पाया गया कि आदित्य ठाकरे, डिनो मोरिया, रिया चक्रवर्ती सब ड्रग्स का बिजनेस करते हैं, ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो इसका कोई जवाब नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का लॉ बहुत क्लियर है, आपको भी मालूम है। आप जो कोर्ट में कह रहे हैं कि एक वीडियो देंगे अगली सुनवाई में, वो हम वीडियो के बारे में नहीं पूछेंगे, लेकिन क्या ये आदित्य ठाकरे के खिलाफ होगा सबूत, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सबूत होगा, किसके खिलाफ ये सबूत होगा जो आप पेश करेंगे? आदित्य ठाकरे एंड ऑल अदर अक्यूज्ड, इनके खिलाफ होगा। कुछ ये भी देंगे और सीबीआई रिपोर्ट का कुछ हिस्सा भी देंगे कोर्ट। तो आप लोगों की क्या मांग होगी इस वीडियो को दिखाने के बाद? आपका जो शुरुआत से मांग है सीबीआई जांच हो, आदित्य के खिलाफ कार्रवाई हो, इसके अलावा और क्या चीज? एक सिंपल चीज है कि हमारा जो कंप्लेंट है
उसको एफआईआर ट्रीट करो, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने किया है दूसरे केस में। हमको कुछ नहीं करना है, सेम सिमिलर केस है, हमको तो 2 मिनट भी आर्गूमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो तो पार्ट हो गया, वो बहुत बड़ा मसला नहीं है। सेकंड जो पार्ट है कि सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन कोर्ट के सुपरविजन में हो, सीन रिकंस्ट्रक्शन हो कि दिशा की वैसी बॉडी बनाओ और 14वें माले से फेंक कर देखो कि वहां यहाँ गिरती कि उड़ते हुए जाकर 25 फुट दूर गिरती है, वो वेरीफाई हो जाएगा झूठ कैसा बनाया। उसके बाद में और कुछ चीजें हमने जो दी है कि ये पॉइंट पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वो एक इन्वेस्टिगेशन और गवाहों को सुरक्षा दो, 7 दिन के अंदर चार्जशीट जाएंगी, इतने प्रूफ्स है। आप ये मानते हैं कि पुलिस ने जो रिपोर्ट दी है, एफिडेविट दी है, वो बेसलेस है? बकवास है, उसको लीगली तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये झूठ का एक लिमिट है। मतलब कुछ चीजें तो मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूं कि वो लोग उसमें एडजस्टमेंट करेंगे। हम तो पहले कोर्ट में क्या करने वाले हैं, उस दिन कल आयोग गायब थे, हमने अर्जी लगाया उसको कस्टडी में लेने का, तो कल कोर्ट में ही नहीं आए वो, तो उसी ग्राउंड पे इन्होंने एडजर्नमेंट मांगा। तो अगले डेट पे पहले हम उनको कोर्ट में आने देंगे, आने देने के बाद में फाइल जैसा कोर्ट के हाथ में आ जाएगा उनका, उसके बाद में हम ऐसी चीज देंगे कि कोर्ट और रिकॉर्ड सीज कर देंगे। एक आखिरी सवाल मेरा, जो सबूत आप कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे और अदर्स के खिलाफ हम अगली सुनवाई में कोर्ट में पेश करेंगे, वीडियो भी है उसमें, ऑडियो भी रहेगा, वो किस चीज से रिलेटेड है? दिशा को धमकियाने का या फिर उस वारदात की साजिश रचने का, प्लानिंग का, क्या है? थोड़ा सा बता दीजिएगा। बताऊंगा तो वो गवाह की जान खतरे में पड़ जाएंगे। मैं लेकिन ओवरऑल बताता हूं कि ये केस में मर्डर और गैंगरेप हुआ है और आरोपी आदित्य ठाकरे एंड अदर्स है उसमें, और कवर अप में, ये प्रूव करने वाला मटेरियल है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंडिया गठबंधन बहानों की तलाश में, चिराग पासवान बोले। पटना में एक प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने विपक्षी इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता आगामी नवंबर में संभावित चुनाव को लेकर पहले से ही बहाने ढूंढने लगे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एनडीए की विजयी अभियान रुकने वाली नहीं है। चिराग ने दावा किया कि अगर उनकी पार्टी अपने मूल्य स्वरूप में होती तो राष्ट्रीय जनता दल बिहार में न्यूनतम अंक भी नहीं पार कर सकती। एक्सरसाइज हो रहा है बिहार में, क्या कहिएगा उसमें सर? इलेक्टोरल एक्सरसाइज तो अलग हो रहा है, इनकी हार का बहाना ढूंढने की एक्सरसाइज एक तरफ चल रही। तथाकथित जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं ये अलग एक्सरसाइज में लगे हुए हैं कि भैया नवंबर में बहाना क्या देंगे, क्योंकि हकीकत है जिस तरीके से आज की तारीख में एनडीए गठबंधन आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, इसको हम लोग आजमा चुके हैं इस कॉम्बिनेशन को उपचुनाव में। तो ऐसे में इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं है। जो दल अपने आप को सबसे बड़ा दल मानने का अहंकार रखता है, उस दल को कम से कम भीतर खाने तो ये बात समझ में आती होगी ना कि पिछली बार भी अगर एनडीए गठबंधन अपने मूल स्वरूप में रहता और हम भी उस गठबंधन का हिस्सा रहते जिस तरीके से आज हैं, तो ये लोग दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाते। मैं राष्ट्रीय जनता दल की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल उन्हीं जगहों पे जीत पाई जहां पे मैंने अपने प्रत्याशी उतारे, जिससे एनडीए के वोटों में ही उस वक्त बिखराव हुआ। पर आज की तारीख में परिस्थिति विपरीत है, एनडीए गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन की एक्सरसाइज तो एक तरफ चल रही है, बट उस पे हार का बहाना कैसे अभी से तैयार किया जाए उसके लिए प्रयास किया जा रहा है इंडिया अलायंस के लोगों के द्वारा। अरविंद केजरीवाल ने भी एक बयान दिया है कि इंडिया अलायंस सिर्फ लोकसभा के लिए था, बिहार में चुनाव हम अलग लड़ेंगे। कैसे? बहुत बढ़िया, बिल्कुल आए, बिल्कुल लड़े। बिहार और बिहारियों को उनको जानने में अभी बहुत समय लगेगा। दिल्ली में भी बिहारियों की एक बड़ी आबादी थी जिन्होंने इनको नकारने का काम किया। ऐसे में अब जब वो स्वयं बिहार आने की सोच रख रहे हैं, जरूर आए, पर बिहार या बिहारी उनका समर्थन करेगा एक ऐसे व्यक्ति का जिन्होंने सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को साधने की सोच के साथ राजनीतिक जैसे मंच का इस्तेमाल करने का काम किया। कभी बिहारियों का समर्थन उन्हें नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान मिला। मैं मेरे प्रधानमंत्री को बधाई देता हूँ, गर्व होता है भाई हम लोग को जब अलग अलग देशों में मेरे प्रधानमंत्री जाते हैं और उस देश के सर्वोच्च सम्मान से उन्हें सम्मानित किया जाता है। मुझे लगता है अपने में ये एक इतिहास है कि देश के किसी एक प्रधानमंत्री को इतने देशों का सर्वोच्च सम्मान मिले। एक भारतीय होने के नाते मुझे गर्व होता है, उनके साथ कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिला, उस नाते मुझे गर्व होता है कि एक ऐसे व्यक्ति के साथ मैं कार्य कर रहा हूँ जिनको देश ही नहीं दुनिया के
जितने राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो अपने अपने देशों का सर्वोच्च सम्मान देकर सम्मानित करते हैं। चिराग जी, आपने बयान दिया था कि चिराग पासवान के रहते हुए दलितों को कोई कुछ नहीं कर सकता। जीतन राम मांझी करें कि चिराग पासवान ना समझ, अनुभव की कमी है, जो कहते हैं वो करते नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। अनुभव आप देख रहे हैं, आदरणीय मांझी जी मेरे पिता तुल्य हैं। उनकी उम्र और हमारी उम्र में फर्क देखिए कितना है। कतई उनके अनुभव से मेरे अनुभव की तुलना नहीं की जा सकती, और इसीलिए समय समय पर हमेशा मैंने उनके मार्गदर्शन की अपेक्षा रखी है। संसद में भी जब हम दोनों लोग साथ बैठते हैं तो उनसे यही मार्गदर्शन मैं लेता हूं कि अगर कहीं मैं गलत जा रहा हूं, मुझसे कोई गलती हुई हो, तो ज़रूर वो मेरा मार्गदर्शन करें। ऐसे में उनकी जितनी बातें हैं, कई बार मीडिया के माध्यम से उन बातों को प्रस्तुत ऐसा किया जाता है जैसे वो कठोर शब्द है, पर बड़ों के कठोर शब्द भी आशीर्वाद के समान होते हैं। ऐसे में उनकी सारी बातें मेरे सराखों पर, और अगर कभी विपक्ष के लोग सोच रहे हैं कि इन बयानों का इस्तेमाल करके गठबंधन के बीच दरार दिखाने का प्रयास किया जाए, तो कतई विपक्ष की ये मंशा कतई पूरी नहीं होगी। आदरणीय मांझी जी मुझसे बड़े हैं, उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में, मैंने कहा मेरे पिता तुल्य हैं। उनकी तमाम बातें मेरी सराखों पर। कोई सोचे कि उनकी कही हुई बातों से मैं रिएक्ट करके हम लोग के बीच में किसी तरीके की दरार दिखेंगी, ये कतई संभव नहीं है। पूरी एकजुटता के साथ हैं, और उनके अनुभव का लाभ मुझे मिले, ये आशीर्वाद मैं उनका जरूर चाहूंगा। राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने महाराज चुनाव को लेकर के भी वोटर्स लिस्ट में जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, बिहार में इलेक्शन कमीशन को लेकर के बयान दिया। जैसा मैंने कहा कि ये लोग बहाना पहले से ही तैयार कर रहे हैं। और दूसरा, मेरी चिंता इस बात की कि किस अराजकता में आप जीना चाहते हैं भैया। आपको किसी व्यवस्था पे आपको यकीन नहीं है, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को आप रिस्पेक्ट नहीं करते, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बॉडी को आप रिस्पेक्ट नहीं करते, किसी संगठन पे आपको विश्वास नहीं है, किसी व्यवस्था पे अगर आप विश्वास ही नहीं रखिएगा, आप हर व्यवस्था, हर ऑर्गेनाइजेशन को आप कहते हैं कि ये तो सरकार के पपेट बने हुए हैं, सरकार के पपेट बने हुए हैं, जबकि आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहली बार सीबीआई किसी का तोता है, ये शब्द का इस्तेमाल यूपीए की सरकार के दौरान किया गया था। आपकी नाराजगी हो सकती है, वो मैं समझ सकता हूं, आपकी चिंताएं हो सकती है, मैं वो भी समझ सकता हूं, पर उसके लिए उस पूरे सिस्टम को आप नकार दें, उस पूरी व्यवस्था को आप नकार दें, ये कतई सही नहीं है। आप ईवीएम पे आप ठीकरा फोड़ते हैं, ईवीएम अब क्या, अब ईवीएम ठीक हो गए, अब सारी चीजें ठीक हो गई, जो अब आपने ये नया शगुफा आपने शुरू कर दिया। हकीकत है आपको अपने पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर इसी तरीके से ठीकरा फोड़ने का कार्य अगर आप करते रहेंगे तो कभी विपक्ष मजबूती से वापस नहीं लौट पाएगा। इन सिस्टम्स पे, इन बॉडीज पे, इन अथॉरिटीज पे आपको विश्वास रखना होगा। एनडीए ने हमेशा से बहुत सहजता से सीटों का बंटवारा करने का कार्य किया, लोकसभा, विधानसभा, हर चुनाव में। इस बार भी उतनी सहजता से पार्टी समीक्षा सर्वेस करा रही है, समय समय पर मुझसे भी ये जानकारी साझा की जाती है, पर मुझे लगता है कि एक बार अंतिम जब पूरी तरीके से जब ये समीक्षा हो जाएगी, अंतिम फैसला पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड लेगा। जब एक बार औपचारिक प्रस्ताव राज्य इकाई से जब केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास आएगा, उसके बाद ये अंतिम फैसला लेगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरएसएस ने देश भर में आयोजित किए 100 से अधिक प्रशिक्षण शिविर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिलेश भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने दिल्ली में जानकारी दी कि इस वर्ष संघ ने देश भर में लगभग 100% शिविर आयोजित किए हैं। इनमें से करीब 45 शिविर 40 वर्ष के कम उम्र के युवाओं के लिए थे, जिनमें मुख्य रूप से कॉलेज छात्र शामिल थे। वहीं 25 शिविर 40 से 60 वर्ष की उम्र के जन संयोजक के लिए आयोजित किए गए थे, जो संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियों निभा रहे हैं। और जो नेताजी हमेशा कहते रहे कि आजमगढ़ से हम लोगों का भावनात्मक लगाव है, भावनात्मक रिश्ता है हमारा आपका, वो एक बार नहीं हमें कई बार देखने का मौका मिला है कि अगर हम लोगों ने कोई फैसला ले लिया पार्टी की तरफ से, आजमगढ़ की जनता ने पूरे सम्मान के साथ स्वीकार किया और राजनीति में समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं जब सामने एक हमारा कार्यकर्ता साथी जो तस्वीर दिखा रहा है,
एक तस्वीर उसके हाथ में है कि मान्यवर काशीराम और नेताजी एक ही सोफे पर बैठे हैं। सोचो कब की विचारधारा का विलन, दो विचारधाराएं एक साथ किस समय पर आई थी। और जब मैं अभी हमारे बगल में जो बैठे आदरणीय माता साहब पांडे जी से मैं पूछ रहा था कि राजनीति में कितना समय आपका गुजरा है, तो जब मैंने हिसाब किताब लगाया तो एक सदी का कम से कम 60% हिस्सा उनका राजनीति में गुजर गया। एक सदी का 60वां हिस्सा उनका इसी के साथ समाजवादी आंदोलन के साथ गुजर गया। और जब मैं पीछे मुड़ करके देखता हूं कि कब आजमगढ़ में आया था, कब राजनीति में शुरुआत की थी, तो मैं देखता हूं कि आंखों ही आंखों में एक सदी का चौथा हिस्सा अपने आप निकल गया। एक सदी का चौथा हिस्सा यहां से नेताजी को, समाजवादी पार्टी को आपने न केवल जिताया बल्कि ऐतिहासिक वोटों से भी जिताने का काम किया। राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं, बनती हैं, राजनीतिक परिस्थितियां बना करती हैं, बिगड़ भी जाती हैं। अगर धर्मेंद्र यादव नहीं जीत पाए, उनका दुख सबको था ही था, लेकिन जब से गुड्डू जमाली भी हम लोगों के साथ आ गए, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने हथियार डाल दिए थे। याद होगा चुनाव आपको जब शुरू हुआ, न जाने कौन क्या कह रहा था, लेकिन जैसे ही गुड्डू जमाली जी का साथ आया, बीजेपी के लोगों ने अपने आप हथियार डाल लिए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जयराम ठाकुर बोले, स्थानीय लोग बुरी तरह प्रभावित। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटना ने स्थानीय लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया है। कई स्थानों पर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है और यातायात पूरी तरह बंदित हो गया है। विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और कहा कि स्थानीय लोग इस आपदा से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने जेसीबी मशीनों की व्यवस्था कर राहत कार्य शुरू कर दिया है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से राहत कार्यों में तेजी लाने की अपील भी की है। भागने में से इधर से उधर सब विलेज है, देखना गिरना मत क्या नाम है आपके? पीछे 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 पीछे। देखिए, अभी तो जहाँ जिस जगह में हूँ, ये हमारी मुसरानी पंचायत जो धरोट धार के नाम से पड़ती है, नलहर का ये गांव है। और यहाँ रात को जब बारिश ज़्यादा हुई तो दोनों तरफ नाला आया। इस तरफ भी आप देखेंगे, उस तरफ भी देखेंगे और आगे भी देखेंगे, और नीचे बहुत बड़ी खड्ड बन गई वो। और जो परिवार यहाँ पर रहते हैं, वो परिवार उसमें बहुत संकट में रहे, चारों तरफ से घिर गए। लेकिन जो बेटी है हमारे सामने यहाँ खड़ी है, चम्मा देवी, इनने बहुत हिम्मत की और मैं इनकी हिम्मत को दाद देता हूँ। माँ और ये बेटी दोनों उस घर में थी सामने जो ऊपर है, जिसकी छत उड़ गई। छत के बाद उनने कमरे में शेल्टर ली, कमरे में भी ऊपर से पानी आना शुरू हो गया, कमरा भी गिरने लगा। फिर टॉयलेट में गई, टॉयलेट भी गिर गया, वहाँ से भी बाहर निकल आए। और इनके जैसे बताया कि जो कपड़े पहने थे वो कपड़े जो है मलबे के नीचे, इस पत्थर के नीचे फंस गए, बाहर निकलना मुश्किल हुआ। कपड़े निकाल करके, कपड़े फाड़ करके जो है वो इस प्रकार से बाहर निकले। और आखिरकार सारे इस इलाके में जहाँ जहाँ ये फ़ोन के माध्यम से बता सकते हैं कि हम संकट में गिर गए हैं, और तब जा कर के इन्होंने गांव के लोगों ने इनको 4 बजे सुबह यहाँ से रेस्क्यू किया। बड़ा मुश्किल से गांव वालों ने भी बहुत रिस्क में रहते हुए बड़ी हिम्मत का काम किया। मैं गांव वालों का भी धन्यवाद करता हूं और बेटी को तो बधाई देता हूं। इनकी माँ, पिताजी इनके लाहौल थे
तो बहुत संकट के इस दौर में से ये सारी परिस्थिति रही इनके परिवार के लिए। और अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ सामने सड़क, जो हमारी ये सड़क पक्की सड़क होती थी उधर तक बस्सी तक के गांव के लिए, अब वो उस सड़क का जो है वो आप हालत देख रहे हैं कि वो कुछ बचा नहीं उसमें। और यहाँ ऐसे में आज जहाँ सरकार की ओर से आप बोल रहे हैं, सरकार अभी फोकस कर रही है जो मेन रोड पर, हमने भी बोला है उस पर तो करिए आप, लेकिन यहाँ तो हमारे साथियों ने मिल करके पैसे दे करके ये जेसीबी लाई है, तब जाकर के सड़क खोल रहे हैं। शायद मेरे ख्याल में 10,000 15,000 रुपये 10,000 रुपये दे करके प्राइवेट, हाँ जी, जो दीपू है हमारे यहाँ पर साथी है हमारे, हाँ जी, सब लोगों ने मिल करके किया। लेकिन गांव वालों ने अपने पैसे से, यानी कि सरकार की उम्मीद छोड़ करके कि जिंदा रहना है तो अपने आप भी हमको कुछ करना है, तो इस भाव के साथ इन्होंने जो मेहनत की है कभी मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन जहां तक सरकार की बात है, सरकार काम तो कर रही है, लेकिन अभी बहुत बड़ा जो नुकसान हुआ उसके लिए जो मदद की स्केल जितनी होनी चाहिए, जितना मदद करने का जो तेजी से काम करने की आवश्यकता है, उसमें और ज्यादा जरूरत है। मैंने आज मुख्यमंत्री से फिर से बात की है और मुख्यमंत्री के साथ मैंने डिप्टी कमिश्नर उनसे भी बात की है, मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर से भी बात की है, सब मंत्रियों से भी हमने जो भी मदद कर सकते हैं। अभी इस इलाके में सिर्फ इतना ही है, इनकी नेटवर्क चल रहा है यहाँ पर मोबाइल का, और बाकी का पोर्शन जो हमारा जहाँ अभी तक तीसरा दिन के बाद चौथा दिन आज हो जाएगा कल को, तो अभी तक नेटवर्क हमारा रिस्टोर नहीं हो पाया है। बिजली के बिना है सारा इलाका, पानी के बिना है, तो संकट है, बड़ा संकट है। लेकिन फिर भी लोग अपने आप भी संघर्ष कर रहे हैं, इसके लिए मैं लोगों का धन्यवाद करता हूं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बोले अखिलेश, फिर बनेगी सपा सरकार। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का स्थानीय कार्यकाल पीडीए भवन के नाम पर जाना चाहिए, जहां पार्टी नेता और कार्यकर्ता आम जनता से मिलेंगे। पूर्वांचल की सियासत पर भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह पार्टी ने आजमगढ़ और आसपास के 10 में से 10 विधानसभा सीटें जीती थी, इस बार भी जीत तय है। समाजवादी पार्टी का जो स्थान बना है वो पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा। ये स्थान वो बनेगा जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और जनता से मिल सकेंगे। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से 10 में से 10 विधानसभाएं जीते थे, दोनों लोकसभा आजमगढ़ की जनता ने जिताया। ये पूर्वांचल की सड़क जो एक्सप्रेसवे है वो न केवल विकास के लिए है, बल्कि पूर्वांचल के इलाके में खुशहाली कैसे आए, किसान की तरक्की कैसे, उसके लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया गया था। लेकिन इस सरकार ने न मंडियां बनाई, न और सुविधाएं दी। मैं भरोसा दिलाता हूं यहाँ की जनता को कि समाजवादी सरकार बनेगी तो इसके साथ साथ और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में मंडी से लेकर के सुविधाएं देने का काम हम लोग करेंगे। आजमगढ़ के लोग से बहुत गहरा रिश्ता है, वहाँ के तमाम हमारे नेता संस्थापक सदस्य रहे, नेताजी को जिताया, हमें जिताया और धर्मेंद्र को जिताया। जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो खुद बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, जिस समय वो मुख्यमंत्री बने वो बीजेपी के सदस्य नहीं थे। जहाँ तक डी कंपनी का सवाल है, ये डी कंपनी को उनको खुद को खतरा है, उन्हें अपने 2 डीसीएम से खतरा है, इसलिए डी के बारे में बार बार बोलते हैं। जो डी कंपनी दिल्ली वाली है उससे उन्हें खतरा है, जो डीसीएम डिप्टी सीएम 2 हैं उनसे खतरा है। इसलिए समय समय पर समाजवादी पार्टी पे इस तरह की बात कहते हैं कि डी कंपनी के लोग हैं। सच्चाई तो ये है कि मुख्यमंत्री जी को डी कंपनी से ही खतरा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंडी में बादल फटने से कई घर तबाह, स्थानीय लोगों की आप बीती, सब कुछ बह गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बादल फटने की घटना ने कई परिवारों की जिंदगी एक झटके में बदल दी है। एक स्थानीय निवासी जिनका घर इस प्रतिकृति आपदा में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, उन्होंने बताया बादल फटने के बाद सब कुछ बह गया। घर, सामान, जीवन भर की कमाई, सब कुछ भी नहीं बचा। अब हम अपने रिश्तेदारों के घर में रहने को मजबूर है। इस आपदा ने न सिर्फ मकान छीन लिए बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को भी संकट में डाल दिया है।
देखो, जब बादल फटा, हमें नहीं था पता कि बादल फटा। हम रूम में थे, सो रहे थे, पर सोए नहीं थे, जागे हुए थे, ऐसे ही लेटे हुए थे। तो अचानक ऊपर से कुछ आया और सब कुछ बह गया। फिर बाकी तो आप लोगों ने कैसे अपने आप को बचाया कि आप सभी लोग थे? कौन पहुंचा यहाँ पे? पहुंचा तो कोई भी नहीं, मैं और मम्मा दोनों जन थे। बस मैं कैसे बताऊं अभी क्या क्या हुआ। आप बता रहे थे कि आप दब गए थे। हाँ, दब गई थी, ऊपर से मलबा आ गया, पत्थर आ गए। तो जैसे हम बेड पे थे तो मेरी कमीज वगैरह पीछे से सारा कुछ आ गया था ना, तो ऊपर से छत वगैरह फट गया था। तो हमें लगा पहले कि घर ही बह गया, तो हमने एक दूसरे को हग कर दिया कि अब हम चले गए। लेकिन घर नहीं बहा था, पीछे से आया था मलबा। तो हम लोग फिर मेरी कमीज फट गई, फाड़नी पड़ी क्योंकि मेरे से उठा नहीं जा रहा था। तो मम्मा मेरे को खींचने लगे कि चलो, खींच रहे थे कि पीछे से आ रहा है और रूम भर रहा है, किचड़ किचड़ हो रहा है, तो नहीं उठा जा रहा था। फिर मम्मा ने मेरी कमीज फाड़ दी और फिर वैसे ही बाहर आ गए। आप लोग को खाने पीने की जो भी चीज की व्यवस्था वो कैसे कर रहे हो आप लोग? खाने पीने के लिए अपने रिलेटिव के घर गए हैं, तो उधर ही रहन सहन हो रहा है आजकल। तो लगभग कुछ क्या क्या आप लोग का नुकसान हुआ है? नुकसान तो टोटली घर लॉस है, कुछ भी नहीं बचा है। जो पहने हुए कपड़े थे वो भी फाड़ने ही पड़े थे उस टाइम, बचा तो कुछ भी नहीं है। वैसे तो चोट लगी तो नहीं है, अंदरूनी है, मतलब दर्द हो रहा है, बाकी ऐसे जख्म नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सौरभ भारद्वाज बोले, सरकार कोई फुलेरा पंचायत नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। आप के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने पुराने वाहनों पर प्रतिबंध के फैसले को लेकर भाजपा की मंशा और नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा, मार्च में भाजपा ने घोषणा की थी कि 31 मार्च से पुराने वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। बाद में समय सीमा बढ़ाकर 30 जून कर दी गई। लेकिन सवाल यह है कि भाजपा इतनी जल्दी में क्यों थी कि उनमें से 61 लाख परिवारों को अपने वाहन कबाड़ों में डालने के लिए मजबूर कर दिया। मार्च से ही इन्होंने अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी थी। 31 मार्च से हम जो है पुरानी गाड़ियों को बैन करेंगे और ईंधन नहीं देंगे पेट्रोल पंप पे। फिर उन्होंने उसकी मियाद बढ़ा के 30 जून पे ले आए। इतनी एक्साइटमेंट क्यों थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि 61 लाख वाहन यानी कि 61 लाख परिवारों को आप लगभग जो है उनकी बाह मरोड़ के उनको कहेंगे कि आप अपनी गाड़ी स्क्रैप करो और नई गाड़ी खरीदें। वो सरकार चलाना एक सीरियस बिजनेस है। इसको आप एक फुलेरा की पंचायत की तरह नहीं चला सकते हैं कि जब जो मन आ रहा है आप वो कर रहे हैं। और अगर सीएक्यूएम ने कहा था तो पहली बात तो सीएक्यूएम तो कोर्ट है ही नहीं। आप तो कह रहे थे कि आपको कोर्ट ने आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। सीएक्यूएम तो एक अथॉरिटी है जिसके अंदर केंद्र सरकार एक बाबू को अपॉइंट करती है, उसका चेयरपर्सन। अगर सीएक्यूएम ने आपको आदेश दिया तो सिर्फ आपको तो नहीं दिया, यूपी को भी दिया था, हरियाणा को भी दिया था। उन्होंने तो इंप्लीमेंट नहीं किया, आपने क्यों किया? और अगर आपने इंप्लीमेंट कर दिया था, आप कह रहे थे हमारे पास और कोई चारा नहीं है, तो अब आपने वापस क्यों ले लिया? इसका मतलब आपके पास ये ऑप्शन था। आप जानबूझ के सरकार के जो सरकार का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जनता के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। और फायदा किसको होना था? 61 लाख वाहन अगर नए बिकते तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता दिल्ली के अंदर कि इतनी सारी गाड़ियां बिकेंगी। ऑटोमोबाइल कंपनीज उनको फायदा होता। ओला उबर जिन्होंने अभी 2 दिन पहले जिनको सरकार ने इजाजत दे दी कि भाई अब आप अपने जो दाम है दुगने तक ले जा सकते हो, सर्ज कर सकते हो। मतलब अगर मुझे कहीं से कहीं 300 रुपये में जाना है और पीक टाइम है तो वो 600 रुपये भी ले सकता है मुझसे। तो आपने खुल्लम खुल्ला लूट के जो है वो इंतजाम कर दिए थे। तो मैं दिल्ली की जनता को बहुत बधाई दूंगा और खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी का समर्थक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोगों ने ट्विटर पे, एक्स पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इस तुगलकी फरमान की आलोचना की और खूब आलोचना की। हम लोगों ने प्रेस वार्ता करी 2 बार और इस कारण जो है इस फैसले को वापस लेना पड़ा। मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूं।
आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया अभियान का नेतृत्व। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने धरती आबा जन भागीदारी अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय लोगों से सीधे संवाद किया और अभियान से अधिक जन भागीदारी की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि विकास योजनाओं में आम लोगों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की जाए, जिससे योजनाओं को लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। ट्रायबल रिसर्च सेंटर कित्याक तर ट्रायबलाच्यो समस्या कितें आसा, ट्रायबलाच्या मदीं वचून तांच्या मदीं रिसर्च करपाची गरज आसा। दोन गजाली खातीर, एक मुळात तांच्यो हेल्थ रिलेटेड समस्या आनी दुसरें तांचे कल्चर कितें आसा हे समजपाक जाय, ताजेर रिसर्च करपाक जाय। आनी ते पयले ट्रायबल रिसर्च सेंटर जर आमी खंय सुरू केले आसत जाल्यार ते सांग्यार सुरू केले, हे सांग्याकारा खातीर व्हड गजाल आसा। चौथी गजाल, ट्रायबल म्युझियम, आमचे कितलेशे ट्रायबल फ्रीडम फायटर्स जावन गेले, गेली 60 वर्सां आमी तांच्या पर्यंत पावूंक नाशिल्ले। तांकां सोदून काडून तांच्या खातीर वेगळो म्युझियम एस्टाब्लिश करपाचें काम फर्मागुडी हांगासर सुरू आसा, वेगळी जागा दिल्या आनी तेंय काम थोड्या दिसाच्या भितर आमी पुराय करता। हाज्या फुडें एक स्टेप फुडें वचून ट्रायबल भागांतली कुणबी साडी जी विशेष करून ट्रायबलांक वेअर करताले, ट्रायबला खातीर प्रिय लुप्त जाल्ली, कोण केन्ना उलयनाशिल्लो। ट्रायबल शॉल आसतली, ट्रायबल साडी आसतली आनी आज स्वता बाब सुभाष फळदेसायन घातलेले ट्रायबल जॅकेट आसतले। हे जर लोकां समोर हाडपाचें काम जर पयले फावटी केन्ना केलें आसत जाल्यार ते म्हाज्या मंत्रीपदाच्या कार्यकाळात सुरू जालें, हाजोय म्हाका तितकोच अभिमान आसा। आमी पळयता की कुणबी विलेज 10 कोटी रुपया केंद्र सरकारा कडल्यान घेवन जी कुणबी विलेज करपाचें काम जे आमी सांग्या भागात केले, ते फुडल्या 3 म्हयन्या भितर ती कुणबी विलेज कंप्लीट जाता। आनी कोण म्हणटा की ट्रायबला खातीर हांवें खंय कांयच करूंक ना म्हणून, म्हाका खबर ना। घडये कदाचित 10,000 एप्लिकेशनां पेंडींग आसली हांव ट्रायबल मिनिस्टर आनी मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत। कित्या खातीर? गेली 40 वर्सां वाट पळयताले म्हाका सनद केन्ना मेळटली काय म्हणून, म्हाजें घर म्हाजें रेग्युलर केन्ना जातलें काय म्हणून, म्हाजें घर बांदपाचो म्हाका संडास केन्ना बांदूंक मेळटलो काय म्हणून। तो खंय तरी फॉरेस्टवालो येवन आडयता किंवा आनी कोण तरी वाडयता। त्या 300 स्क्वेअर मिटराच्या जाग्या खातीर 3 पिढयो गेल्यो। पयर जे दिसा हांव जेन्ना सनदी वाडपाक फोंड्याच्या राजीव कला मंदिरांत आसले, एकट्याच्या दोळ्यान दुखां आयली। आपलो म्हणालो आज्यान एप्लिकेशन केल्लें, आज आपूण नातू तुज्या हातांतल्यान सर्टिफिकेट घेता। म्हाका खोस भोगता 3,500 लोकांक आतां पर्यंत ट्रायबल सनदी दिवपाचें काम हे म्हाज्या सरकाराच्या कार्यकाळात जालां। 10,000 लोकांक आमी जे प्रॉपर ज्यांच्यांनी एप्लिकेशनां केल्या, आमचो टार्गेट दवरला। मागीर कलेक्टर साऊथ, ट्रायबल सेक्रेटरी, कलेक्टर नॉर्थ आनी म्हजे सगळे डेप्युटी कलेक्टर हे मिशन मोडाचेर काम करता। 14 तारखेक कॅम्प जालो, 21 तारखेक कॅम्प जालो परत। आमी धरला की 19 डिसेंबराच्या पयलीं आमच्या 100% ट्रायबल भावा खातीर सनदी दिवपाचें काम आमचें सरकार करतलें। म्हणून हांवें म्हटलें घडये कदाचित म्हज्या रक्ताचें नातें आसचें, म्हजें भावनीक नातें आसा, म्हजें सामाजीक नातें आसा, म्हज्या मनांतल्यान नातें आसा। प्रत्येक म्हज्या ट्रायबल भावाची जेन्ना समस्या जाणवता म्हाका दुखता, मनांतल्यान दुखता। ताजी ती समस्या सोडोवपाक जाय। ताज्या घरांत जर एखाद्याक टॉयलेट ना जाल्यार ताका टॉयलेट मेळचो, ताज्या घरांत जर एखाद्याक नळ ना जाल्यार ताका नळ मेळचो। ही म्हजी कळकळ आसा, ही म्हजी तळतळ आसा। आनी म्हणून तर आमी म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोंय ही जेन्ना मोहीम सुरू केली, हजारांनी लोकांच्या घरांनी जे टॉयलेट नासले ते आमी टॉयलेट दिवपाक शकले। हजाराच्या घरांनी जेन्ना एखाद्या वेळी तेच्या नळ पावूंक नासलो तांकां आमी नळ दिवपाचें काम करपाक शकले। खऱ्या अर्थात अंत्योदय तत्वाचेर काम हे फाटल्या 6 वर्षांत जेका लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्वाधिकारी देव दुग्गल बोले, बहुत सोच समझकर लिया गया फैसला। एक ऐतिहासिक सम्मान को लेकर त्रिनिदाद और टोबैगो के कृषि मंत्रालय के पूर्व स्थानीय सचिव देव दुग्गल ने बताया दिया है कि उन्होंने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि त्रिनिदाद और टोबैगो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सम्मान देने का फैसला किया है। ये निर्णय बहुत सोच समझकर लिया और विचार विश्रम के बाद लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि ये सम्मान भारत और त्रिनिदाद एवं
टोबैगो के संबंधों को नई ऊंचाई देगा। कितने एक्साइटेड है इस चीज को लेकर? यहाँ मुझे बहुत खुशी है कि मैं उनको पर्सनली मिलूँगा प्रेसिडेंट के घर में और मुझे ये भी बहुत बड़ी खुशी है कि ट्रिनिडाड एंड टोबैगो हैज़ डिसाइडेड टू अवार्ड डॉक्टर मिस्टर मोदी the highest award of Trinidad and Tobago, which is done after a lot of consideration of the work that Mr. Modi is doing on international stage. And our Prime Minister of Trinidad, Mrs. Kamala Prasad Bisesa, has been also awarded the highest award of India some time ago. So I think this reciprocal award will bring both countries together because they have earned the respect of each other and the history has cultivated that respect. 50% of the population of Trinidad and Tobago is of Indian descent, Indian origin, and they admire Mr. Modi as one of the most revered, one of the most respected leaders in the world. And we were also excited that Clive Lloyd, when he met Mr. Modi in Guyana visit recently, said all prime ministers should be like Mr. Modi, which to me, coming from a cricket personality, was a good gesture, but was accepted all over the world and made us very proud. सर, मोदी जी की विजिट दोनों देशों के लिए कितने फायदेमंद है? आई थिंक दोनों देशों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि ट्रिनिडाड में मोदी जी visit will contribute wonderfully well in so far as the contribution to agriculture and health is concerned, because being former permanent secretary and advisor to the Minister of Agriculture, I can speak with some authority that in helping Trinidad by way of appropriate technology for Trinidad agriculture is the biggest gift that India can offer. And when it comes to health, there are a lot of anticipation that particularly for children health, Trinidad can benefit greatly by seeking help from India in treatment of children in Apollo and other big hospitals in India, because although similar help is available in America and other countries, and there's a tendency for people to rush there, the government of India cannot afford that kind of similar help, but at a much higher cost. And the same thing is equally applicable for technology in agriculture, because people are rushing to America, Canada, England for help in agricultural technology. But that technology is not necessarily most appropriate for a developing country like Trinidad. So I think what we should be seeking is appropriate technology, not necessarily the most advanced technology. And I think I made that comment recently in a meeting to the Minister of Agriculture, and I'm sure that in the memoranda of understandings that are being generated now, as we speak, this will be requested. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे पीएम मोदी, हुआ भव्य स्वागत।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का त्रिनिदाद और टोबैगो में जोरदार स्वागत किया गया। जैसे ही उनका विमान पोर्ट ऑफ स्पेन की पियानको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जो किसी राष्ट्रीय प्रमुख के स्वागत की सबसे बड़ी परंपरा मानी जाती है। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कामना प्रसाद ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ उनका भव्य स्वागत किया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। स्पेशल सीपी डीसी श्रीवास्तव बोले, पूरा ढांचा बदल गया है। दिल्ली में आयोजित एक विशेष प्रदर्शनी में क्राइम ब्रांच द्वारा नए आपराधिक कानूनों को लेकर जनता और अधिकारियों को जागरूक किया गया है। इस मौके पर क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी डीसी श्रीवास्तव ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों में पूरा ढांचा बदल दिया गया है। इनमें आमूलचूल परिवर्तन किया गया है, जो अब सजा के बजाय न्याय पर केंद्रित है। नए जो आपराधिक कानून है, इसमें एक पूरा ढांचे का बदलाव किया गया है, पैराडाइम शिफ्ट है, और ये जो सजा से दूर हट के न्याय पे आधारित है। इसमें जो सारे न्याय प्रणाली के जो सारे अंग होते हैं, चाहे पुलिस है, प्रोसिक्यूशन है, फॉरेंसिक साइंस है, जुडिशरी है, प्रिजन है, इन सब के लिए पारदर्शिता का समावेश किया गया है। इन सब के लिए टाइमलाइंस बांधी गई हैं, और सबसे एक अच्छी बात है, इसमें टेक्नोलॉजी का इंडक्शन किया गया है। जो विक्टिम के लिए ये कानून बनाए गए हैं, तो विक्टिम पे खास तौर पे ध्यान दिया गया है। जैसे 0 FIR की प्रणाली की शुरुआत, जैसे विक्टिम को हमेशा जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी जो प्रोग्रेस है उसके बारे में जानकारी देना। तो ये विक्टिम सेंट्रिक है, टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है और प्रॉम्प्ट है, इसमें त्वरित न्याय मिलेगा।
और सारी जो प्रक्रियाएं हैं उनके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी हैं और सबके लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है। तो इसी को सबको एक प्रदर्शनी के जरिए दिखाया गया है, जिसमें बच्चों से लेके जो इनके प्रैक्टिशनर हैं, पुलिस के लोग हैं और वकील हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, सबको हम लोग इस प्रदर्शनी में, जो कि 2 तारीख को माननीय गृह मंत्री साहब ने जिसका उद्घाटन किया था, इसके जरिए दिखाया जा रहा है। इसमें हम लोग ऑडियो विजुअल के अलावा जो हमारे पुलिस के कर्मचारीगण हैं और जो एनएसडी के जो कलाकार हैं, उनके द्वारा सारे जो जोन्स हैं उनमें इसका ड्रामेटिक जो इनेक्टमेंट भी किया जा रहा है, ताकि लोगों को सरल भाषा में सिखाया जा सके। और जो इसकी स्क्रिप्ट है उसमें हमने सारी जो नई जो प्रणाली में नई चीज़ों का समावेश किया गया है, तो हमने कोशिश की है कि उन सब के बारे में लोगों को बताया जा सके। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि बीच में बच्चों को सीखने के लिए उनके कॉर्नर्स हैं। विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी हमने एक अलग स्टॉल बना रखा है। तो दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के साथ मिलकर इस प्रदर्शनी को संचालित कर रही है और सारे जो जोन्स हैं वहाँ पे उनके विशेषज्ञ और उनके अधिकारीगण भी बैठे हैं, ताकि जो दर्शक आते हैं उनको ज़्यादा जानकारी दे सकें और वो कुछ भी अपना उनका जो कौतूहलवश या अपनी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके बारे में उन्हें विस्तार से बताया जा सके। जी बिल्कुल, माननीय गृह मंत्री महोदय ने भी ये बताया है और जैसे ही ये प्रणाली काफ़ी हद तक लागू हो गई है, 1 साल हम लोग इसका स्वर्णिम वर्ष मना रहे हैं, तो जैसे जैसे ये प्रक्रिया बाकी सारे संकायों में और सब जगह लागू होगी और जितनी ज़्यादा लोगों के बारे में इसके बारे में जागरूकता होगी, तो निश्चित तौर पे इसमें जो प्रक्रिया है, जो समय अवधि है और जो सबकी बाध्यता है हर अंग की, तो उससे पूरी उम्मीद है कि त्वरित न्याय मिलेगा और जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो जांच है चाहे ट्रायल है, सबको समयबद्ध तरीके में खत्म किया जा सकता है। अब वक्त तो चला है दर्शकों, छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी श्रद्धा के साथ शाम की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय, दिस इज अभिजीत सावंत एंड यू आर वाचिंग एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।